स्वागत है आप सभी का रंगा रिसर अकाडमी इस चैनल पे। आज इस लेक्चर में एक नया टॉपिक अपन स्टार्ट करेंगे जो एसएससी महाराष्ट्र बोर्ड साइंस पार्ट 2 से बिलोंग करता है। टॉपिक जो चैप्टर का नाम है दैट इज लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1। ये जो चैप्टर है टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 12 से लेके 20 के बीच में डिस्क्रिप्शन और डिस्क्राइब किया गया है। आज का फर्स्ट लेक्चर है। इस लेक्चर में जो टेक्स्ट बुक पेज नंबर 12 में जो हेडिंग रखी गई लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड लाइफ प्रोसेस, उसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। तो ये हेडिंग इस चैप्टर का कुल मिला के इंट्रोडक्शन है। तो इस टॉपिक को अपन बिल्कुल सिंपल तरीके से बहुत ही इजी वे से पढ़ेंगे। साइंस के अंदर बहुत से टॉपिक 10 क्लास के बच्चे को अगर समझ में नहीं आता तो वो टॉपिक को बच्चे एक तो पढ़ते ही नहीं और पढ़ेंगे तो फिर उसको रट लेते हैं। आपको रटना नहीं है, समझ के पढ़ना है। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और इस चैनल में इस टॉपिक के रिलेटेड आपको हर टॉपिक बहुत इजी वे से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो अपन बिना किसी देरी किए हुए अपन टॉपिक को डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। अब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है ये वेरियस टाइप के होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट हो सकता है, एनिमल हो सकता है एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है। ये सब लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो इन लिविंग के अंदर वेरियस प्रोसेस होती है जो इन लिविंग को लाइव जिंदा रखने में हेल्पफुल हुआ करती है। पूरा जो चैप्टर है, जो पूरा का पूरा चैप्टर फोकस किया है ह्यूमन एनिमल के ऊपर। अब ह्यूमन एनिमल के अंदर होने वाले प्रोसेस के बारे में आपको पढ़ना है। अब ह्यूमन एनिमल, जैसे कि मैं एक ह्यूमन एनिमल हो, आप भी ह्यूमन एनिमल हो, राइट। तो ह्यूमन एनिमल लाइव क्यों है, यानी ह्यूमन एनिमल जिंदा क्यों रहता है और उसको लाइव रहने के लिए उनके अंदर वेरियस प्रोसेस होती है। तो ह्यूमन एनिमल के अंदर जैसे कि ये ह्यूमन बीइंग है, लेट कंसीडर द ह्यूमन बीइंग एंड दिस ह्यूमन बीइंग इट कंटेन द वेरियस प्रोसेस। ह्यूमन बीइंग के अंदर वेरियस प्रोसेस परफॉर्म होती है। जैसे कि ह्यूमन बीइंग के अंदर प्रोसेस की आप बात करोगे, प्रोसेस में जैसे कि डाइजेशन हो गया, उसके बाद मूवमेंट हो गया, देन ग्रोथ होगी, डाइजेशन, मूवमेंट, देन अगेन टू दी ग्रोथ, रेस्पिरेशंस, देन एक्सक्रीशंस, देन रिस्पॉन्स। ऐसे बॉडी के अंदर वेरियस प्रोसेस होती है। जो चैप्टर फोकस किया गया वेरियस प्रोसेस के ऊपर। तो ह्यूमन बीइंग के अंदर होने वाले प्रोसेस डाइजेशन, मूवमेंट, ग्रोथ, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिस्पॉन्स। और इन प्रोसेस के माध्यम से ये जो ह्यूमन एनिमल है ये लाइव रहता है। तो ये प्रोसेस बॉडी में परफॉर्म होंगी तो इंसान जिंदा रहेगा, नहीं तो फिर इंसान की मौत हो जाएगी, इंसान मर जाएगा। अब इंसान की मौत भी नहीं होना चाहिए, इंसान जिंदा भी होना चाहिए। तो इंसान के अंदर इतने प्रोसेस परफॉर्म होना चाहिए। तो जैसे कि डाइजेशन, मूवमेंट, ग्रोथ, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिस्पॉन्स एंड अगेन टू द रिप्रोडक्शन, ये भी एक प्रोसेस है। इन सभी प्रोसेस को ह्यूमन बीइंग अपने अंदर परफॉर्म करता है। तो इन प्रोसेस को परफॉर्म करवाने के लिए ह्यूमन बीइंग के अंदर होते हैं सिस्टम। तो ह्यूमन बीइंग के अंदर टोटल 11 बॉडी सिस्टम हुआ करते हैं और इन्हीं सिस्टम के माध्यम से ह्यूमन बीइंग इतने डिफरेंट टाइप के प्रोसेस अपने अंदर परफॉर्म करता है। तो उनमें से जो फर्स्ट सिस्टम होता है दैट इज द नर्वस सिस्टम। सिस्टम का मीनिंग होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गन, और इस सिस्टम में जो बेसिक ऑर्गन होता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड होती है। ये सिस्टम के माध्यम से बॉडी अपने आप को कंट्रोल करती है। जैसा कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मुझे ब्रेन से सिग्नल आ रहे करके आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। आप मेरा वीडियो वॉचिंग कर रहे हो तो आपको मेरे पढ़ाने के बाद कुछ ना कुछ तो समझ में आता होगा। तो आपका ये जो मेरा पढ़ाने के बाद आपको जो भी चीज समझ में आ रही हो आपके ब्रेन के अंदर स्टोर होकर रह रही है। हमारे बॉडी में जितने भी प्रकार के एक्टिविटी परफॉर्म करवाना है कि नहीं करवाना है, इसको कंट्रोल करने के लिए जो पार्ट होता है वो होता है ब्रेन। और कंट्रोलिंग एक बॉडी की एक प्रोसेस है। सेकंड सिस्टम होता है हमारे बॉडी के अंदर इंडोक्राइन सिस्टम। अब ये जो इंडोक्राइन
एंडोक्राइन सिस्टम होता है, इस सिस्टम के माध्यम से बॉडी में हार्मोन सीक्रेट होते हैं और हार्मोन सीक्रेट करने के लिए एंडोक्राइन सिस्टम में होते हैं डिफरेंट ग्लैंड। तो हार्मोन सीक्रेट होने से हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप के एक्टिविटी प्लस बॉडी की ग्रोथ होती है। उसके बाद इसी बॉडी के अंदर थर्ड सिस्टम होता है, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इस सिस्टम के माध्यम से जो ह्यूमन बॉडी होती है एक गैस एक्सचेंज करती है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के माध्यम से ह्यूमन बॉडी अल्टीमेटली रेस्पिरेशन प्रोसेस ए परफॉर्म करता है। उसके बाद जो और इस चैप्टर में इसी रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पूरा डिटेल दिया गया है, जो अपन 1 बाय 1 लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फोर्थ सिस्टम होता है दैट इज दी सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम को अपन अल्टीमेटली कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बोलेंगे, जिसके अंदर हार्ट ब्लड वेसल इन्वॉल्व होता है और इसके माध्यम से जो भी बॉडी में जैसे कि ऑक्सीजन गैस हम लेते हैं तो पूरा ऑक्सीजन हमारे लंग्स में गया, लंग्स से पूरा ऑक्सीजन बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। आपने अगर फूड ईट किए तो फूड से जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तो ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए हमारे बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, तो ये अल्टीमेटली हमारे बॉडी में सर्कुलेशन करवाता है। दिस सिस्टम आर रिस्पॉन्सिबल सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड। ओके, ये भी प्रोसेस है। देन नेक्स्ट सिस्टम होता है दैट इज द डाइजेस्टिव सिस्टम। इस सिस्टम के माध्यम से हम फूड को ईट करते हैं और फूड को कहीं ना कहीं क्या करते हैं, डाइजेशन। मेन रोल फॉर दिस सिस्टम डाइजेशन ऑफ द फूड। उसके बाद का जो सिस्टम होता है वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज द एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम को अपन अल्टीमेटली यूरिनरी सिस्टम बोलेंगे और ये सिस्टम किडनी, ब्लैडर, यूरेटर और यूरेथ्रा से बना हुआ है। इस सिस्टम के माध्यम से हम जो वाटर लेते हैं, वाटर को ड्रिंक के तो ये सिस्टम वाटर का यूरिन में कन्वर्सन करता है और ब्लड को फिल्टर करता है। मेन रोल फॉर दिस सिस्टम फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन एंड फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। उसके बाद जो सिस्टम होता है वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इस सिस्टम के माध्यम से नंबर फर्स्ट मेल एंड फीमेल ह्यूमन बीइंग के अंदर अलग अलग हो जाता है और इन सिस्टम के माध्यम से रिप्रोडक्शन नाम की प्रोसेस होती है। मेन रोल फॉर दिस सिस्टम दैट इज द रिप्रोडक्शन। अब देखो आपके बुक में सिंपल इंग्लिश क्या गया, मैं आपको हर किसी का मीनिंग डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। उसके बाद होता है नेक्स्ट सिस्टम दैट इज द स्केलेटन सिस्टम। ये जो सिस्टम है अल्टीमेटली बोन और जॉइंट से बना हुआ है और इस सिस्टम के माध्यम से बॉडी की ग्रोथ होती है। बॉडी का एक फ्रेम डिजाइन होता है, बोन के अंदर कैल्शियम, फॉस्फेट, मिनरल स्टोर होकर रहते हैं और डिजाइन द फ्रेम ऑफ बॉडी, डिजाइन फ्रेम ऑफ बॉडी। ये बॉडी का फ्रेम डिजाइन करता है एज वेल एज बॉडी के अंदर मिनरल को स्टोर करके रखता है। जो नेक्स्ट सिस्टम होता है दैट इज दी वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट मस्कुलर सिस्टम। ये सिस्टम के अंदर अल्टीमेटली मसल होती है और मसल के माध्यम से बॉडी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होती है। देखो अभी आप 10 क्लास में हो तो आपकी मसल उतनी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन जो बीएससी फाइनल ईयर में है 25-26 साल का अगर कोई ह्यूमन बीइंग है तो उसकी मसल आपके कंपेयर में काफ़ी स्ट्रांग होती है, तो वो हेवी चीज़ उठा सकते हैं और कोई भी चीज़ अपन उठाते हैं रख देते हैं तो ये सब चीज़ें बॉडी की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के माध्यम से होता है। और मस्कुलर सिस्टम में मसल होने से मसल कॉन्ट्रैक्ट भी होती है और रिलैक्स होती है। तो मस्कुलर सिस्टम में रोल फॉर दी कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ बॉडी, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ दी बॉडी। फिर उसके बाद का होता है इंटीगुमेंट्री सिस्टम, दैट दी इंटीगुमेंट्री सिस्टम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है। ये सिस्टम स्किन, हेयर और नेल से बनता है। हमारे बॉडी में जो स्किन है कोई भी चीज़ अंदर जाने से बचाव करती है, जैसे कि सनलाइट हो गई, देन अगर माइक्रोवेव इन्फेक्शन होता है तो स्किन क्या करती है, उसको इन होने के लिए, बॉडी के इनसाइड इंटर होने के लिए प्रिवेंट करती है। तो अल्टीमेटली हमारे बॉडी में प्रोटेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इंटीगुमेंट्री सिस्टम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द सनलाइट एंड अगेन टू द इन्फेक्शन। जो नेक्स्ट सिस्टम होता है वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज द लिम्फेटिक सिस्टम। ये होता है अपना सेकंड लिम्फेटिक सिस्टम। तो ये जो सिस्टम होता है, ये सिस्टम के माध्यम से हमारे बॉडी में एंटीबॉडी बनती है। एंटीबॉडी का मीनिंग होता है प्रोटीन से बना हुआ एक मॉलिक्यूल। जब भी कोई इन्फेक्शन बॉडी में इंटर होता है माइक्रोब्स के फॉर्म में तो एंटीबॉडी उस इन्फेक्शन को किल करती है। द मेन फंक्शन फॉर दिस सिस्टम टू मेकिंग ऑफ द एंटीबॉडी।
अब आपको मैं ये सब चीज़ें क्यों बताया और आपके बुक में भी ये सब चीज़ें दी गई है। तो देखिए, ग्रोथ, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, डाइजेशन, यूरिन फॉर्मेशन, रिप्रोडक्शन, ये सब प्रोसेस है जो लिविंग के अंदर परफॉर्म होती है, जिससे लिविंग लाइव रहता है। 100 बात की एक बात। अब ये प्रोसेस, ये सिस्टम करते परफॉर्म, तो ये सिस्टम, ये प्रोसेस को तभी परफॉर्म कर पाएंगे जब इन सिस्टम को मिलेंगी एनर्जी। यहाँ पे मैं सिस्टम की डायग्राम तो ड्रा नहीं किया, लेकिन आपको बताया कि ह्यूमन बॉडी के अंदर इतने सारे सिस्टम होते हैं। ओके, तो ये सिस्टम तभी रोल प्ले कर पाएंगे जब इन सिस्टम को बॉडी में क्या मिलेंगी, एनर्जी। और इन सिस्टम को बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस अथवा इन सिस्टम के अंदर एनर्जी ऑब्टेन होना चाहिए, इसलिए अपन फूड ईट करते हैं। तो फूड के माध्यम से इन बॉडी सिस्टम को एनर्जी मिलेंगी और इन बॉडी के सभी सिस्टम अपना खुद का एक रोल प्ले करेंगे जो इनके खुद के फंक्शन है। फर्स्ट आपको इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, फर्स्ट टेक अवे स्क्रीनशॉट, फिर इसी के अंदर छोटा सा कंसेप्ट दिया गया है और जो मैं पढ़ा रहा हूं। अब देखिए, अभी जो अपन आगे जो चलेंगे तो आगे आपके बुक में क्या बोला गया है कि हमारे ह्यूमन बीइंग के अंदर वेरियस सिस्टम होते, वो सभी सिस्टम उनके खुद के फंक्शन करते। तो हर किसी सिस्टम को अपना खुद का फंक्शन करवाने के लिए चाहिए एनर्जी, और एनर्जी मिलते फ्रॉम फूड, जो हम फूड ईट करते हैं। लेट कंसिडर द ह्यूमन बीइंग। अब ह्यूमन बीइंग क्या करता है, डायग्राम प्रॉपर बनाएंगे अपन। दैट द ह्यूमन बीइंग क्या करेगा, फूड को ईट करेगा। तो फूड को ईट करने के लिए फूड इंटर होता है डाइजेस्ट सिस्टम में, माउस, पैरिंग्स, लैरिंग, ट्रैकिया, माउथ, उसके बाद पैरिंग्स आएगा, इसोफेगस आएगा, देन स्टमच, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस। इन यहाँ पे आपको लीवर दिखेगा, सैल्यूलर ग्लैंड, ये अपना डाइजेस्ट सिस्टम का पार्ट है। अब क्या होता है, हमारे बॉडी में डिफरेंट सिस्टम होते हैं, सभी सिस्टम का खुद का फंक्शन है और उन सिस्टम को खुद का फंक्शन परफॉर्म करवाने के लिए चाहिए एनर्जी। अब एनर्जी कहाँ से मिलेंगी, फ्रॉम फूड। तो ये ह्यूमन बीइंग है, ये फूड स्टफ को ईट करता है। तो जो फूड स्टफ होते हैं, वो फूड स्टफ जब अपन ईट करते हैं तो ये फूड के अंदर आपको ये फर्स्ट दिखेगा फूड, यानी अच्छे से अपन इसको ड्रा करेंगे। जैसे कि फूड है, ये फूड के अंदर आपको एक ब्लैक कलर में दिखा रहा हूँ, ये जो है ये ब्लू कलर है, और इसमें दोनों में शो कर देता हूँ, ब्लैक प्लस ब्लू। तो जो हम फूड ईट करते हैं, ये फूड के अंदर अल्टीमेटली न्यूट्रिएंट होते हैं। इन अ फूड इट कंटेन द न्यूट्रिएंट। तो जो फूड के माध्यम से सिस्टम को एनर्जी मिलती है, क्योंकि फूड के अंदर होते हैं न्यूट्रिएंट, और न्यूट्रिएंट ही सिस्टम को एनर्जी प्रोवाइड करती है, जिस सिस्टम अपना रोल प्ले करता है। तो इन अ फूड इट कंटेन दी न्यूट्रिएंट। फूड के अंदर न्यूट्रिएंट होते हैं। अब फूड के अंदर जो न्यूट्रिएंट होते हैं किस प्रकार के होते हैं, तो ये न्यूट्रिएंट है। तो फूड के अंदर फर्स्ट न्यूट्रिएंट, ये जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये फर्स्ट न्यूट्रिएंट जो है फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट हो सकता है। सेकंड जो फूड के अंदर न्यूट्रिएंट होता है, ये सेकंड न्यूट्रिएंट है प्रोटीन हो सकता है। सेकंड न्यूट्रिएंट फाउंड इन अ फूड इज नॉट दी प्रोटीन। थर्ड न्यूट्रिएंट जो फूड के अंदर होता है दैट इज दी लिपिड्स। तो ये कहीं ना कहीं फूड के अंदर न्यूट्रिएंट है, और ये न्यूट्रिएंट्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स होते हैं। ओके, तो कुल मिला के एज पर टू दी टेक्स्ट बुक कंटेंट डाटा, जो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4 किलो कैलोरी प्रोड्यूस होती है। इतनी एनर्जी 4 किलो कैलोरी एनर्जी 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। सेम 4 किलो कैलोरी एनर्जी obtained from 1 gram of protein and 9 किलो कैलोरी एनर्जी obtained from 1 gram of lipids। ओके, तो फूड के अंदर सबसे ज्यादा अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस करने वाला न्यूट्रिएंट होता है लिपिड। आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछ सकता है, हु इज द न्यूट्रिएंट टू प्रोड्यूस द मैक्सिमम सोर्स ऑफ द एनर्जी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी में अगर लिपिड है तो वो आंसर आपका सही है। लेकिन फूड में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और लिपिड होते हैं। तो फूड में ऐसे कौन से फूड है जिसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट आपको राइस के अंदर दिखेगा, कार्बोहाइड्रेट मिल्क के अंदर हुआ करता है, कार्बोहाइड्रेट फ्रूट के अंदर हुआ करता है, कार्बोहाइड्रेट कहीं ना कहीं जैगरी के अंदर हुआ करता है,
जैगरी बोले तो गुड़, और कार्बोहाइड्रेट कहीं ना कहीं आपको व्हीट के अंदर दिखेगा। और जितने भी स्वीट चीज़ें अपन ईट करते हैं, चॉकलेट हो गया, गुलाब जामुन हो गया, रसगुल्ला हो गया, ये सब इनके अंदर होता है कार्बोहाइड्रेट। जो प्रोटीन होते हैं ये दाल में होते हैं, तुअल दाल आप खाते हो वहाँ पे प्रोटीन होता है। लिपिड जो होता है, लिपिड्स अल्टीमेटली सोयाबीन ऑयल में हुआ करता है। उसके अलावा अपन अगर नॉनवेज लेते हो तो वहाँ पे चर्बी होती है। अगर आप मटन लेते हो तो मटन के अंदर लिपिड कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा होता है। ओके, तो नॉनवेज में भी हुआ करता है। तो अल्टीमेटली कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड ये हमारे डेली जो हम फूड ईट करते हैं वहाँ पे हुआ करता है, वेजिटेबल हो अथवा नॉन वेजिटेबल। अगर आपके फूड में कार्बोहाइड्रेट है, इसका अगर ब्रेकिंग हुआ तो हमारे बॉडी में ये ग्लूकोज फॉर्म करेगा। फूड में प्रोटीन है, ये अगर मेटाबॉलिज्म हुआ तो ये हमारे बॉडी में अमीनो एसिड फॉर्म करेंगे। और लिपिड है, इसका अगर मेटाबॉलिज्म हुआ तो ये अल्कोहल एंड फैटी एसिड प्रोड्यूस करेंगे। और फिर इनका फिर से मेटाबॉलिज्म होगा तो ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म होगा वाया एरोबिक एनाबोरिक के माध्यम से, अमीनो एसिड भी डाइजेस्ट होंगे, अल्कोहल भी डाइजेस्ट होगा, और इन सब से बॉडी में मिलेंगी एनर्जी। और यही एनर्जी, ई फॉर एनर्जी, ये हमारे डिफरेंट सिस्टम में ट्रांसफर होंगी और वो सिस्टम अपने खुद के फंक्शन परफॉर्म करेंगे, जो लाइफ के अंदर वेरियस प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। तो हर किसी सिस्टम को इतने अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करवाने के लिए चाहिए एनर्जी, और वो एनर्जी मिलती है हमारे फूड से, क्योंकि फूड के अंदर होते हैं न्यूट्रिएंट। तो आगे का जो लेक्चर है वो अल्टीमेटली इन सभी फूड से कितनी एनर्जी मिलती है और ये फूड का कैसा मेटाबॉलिज्म होता है, वो सब चीज़ें मैं नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर में व्हाट इज द रेस्पिरेशन, what is the respiratory system, how many type of the respiration, aerobic respiration, anaerobic respiration, सब चीजें मैं इन डिटेल पढ़ाऊंगा। जो टेक्स्ट बुक पेज नंबर 12 में जो भी चीजें दी गई वो चीजें मैंने अभी आपको समराइज यानी इन डिटेल पढ़ाया हूँ। वो टेक्स्ट बुक पेज नंबर 12 क्या बोल रहा है कि ह्यूमन एक्चुअली लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, उनके अंदर कितने सिस्टम होते हैं, और हर किसी सिस्टम को एनर्जी की जरूरत होती है। तो एनर्जी कहाँ से मिलती है, फूड से मिलती है, किस फूड से ज़्यादा एनर्जी मिलती है, वो सब चीज़ें आपके बुक में दिया गया है। सफिशिएंट फॉर नाउ।